12वीं केमिस्ट्री के 2 नंबर वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला नंबर है, यूरोट्रोपिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर, अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की विशिष्ट प्रकार से क्रिया होती है और हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। इसमें 6 मॉलिक्यूल क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया, इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CH2 का होल 6 N4 और 6 मॉलिक्यूल क्या निकल जाते हैं, जेल निकल जाते हैं। तो यहाँ से CH2, 6 मॉलिक्यूल CH2 इधर आ गए, यहाँ से 4 नाइट्रोजन ये चला गया और 4 तिया 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, जल बना दिया। तो ये क्या बन गया, यूरोट्रोपिन का ये सूत्र है, N4CH2 का होल 6, इसे यूरोट्रोपिन बोलते हैं। इसकी संरचना ऐसी होती है, एक नाइट्रोजन बीच में और तीन कोने में, और CH2 3 कोने में और 3 CH2 बीच में होते हैं। इस तरह से यूरोट्रोपिन की यह होती है, संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड के 2 उपयोग लिखिए। तो एल्डिहाइड के 2 उपयोग, पहला, विभिन्न यौगिकों जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक एनहाइड्राइड, एथिल एसीटेट आदि बनाने में। तो एल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड बनाने में, एसीटेट बनाने में क्या होता है, एल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग इसका क्या है, रंजकों और औषधि के संश्लेषण में। तीसरा क्वेश्चन, युग्मन अभिक्रिया को समीकरण दीजिए। युग्मन अभिक्रिया का समीकरण, तो जब डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया फिनाल तथा प्राथमिक एमिनो से करते हैं तो C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5 सूत्र के एजो यौगिक बनते हैं। यह अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में, जिसका pH मान 9 से 10 होता है, में कराई जाती है। तो यहाँ क्या है, ये फिनाल का सूत्र हो गया, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। यहाँ पे सूत्र में क्या है, यहाँ पे सूत्र में N2 है, ये इधर पे N2 है। तो क्या है, C6H5 यहाँ C6H5 N2Cl है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इनकी क्रिया होगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, क्या बनता है ये, और यहाँ पे OH होगा, इधर पे नाभिक बीच से यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा रहेगा इधर। तो क्या होगा, OH C6H5, यहाँ पे OH जुड़ा है, टाइपिंग मिस्टेक में हो गया है। तो यहाँ C6H5 OH, ये बेंजीन हो गया, C6H5 N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन C6H5 प्लस HCl, एक मॉलिक्यूल जल निकल जाता है। यहाँ का ये वाला बेंजीन ज्यों को तो इधर आ गया, यहाँ का क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके HCl बना के ये निकल गया, और ये जाके N2 डायरेक्ट इससे जुड़ गया। तो क्या बनाया, C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5, ये होता है, इसका नाम है पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को समझाइए। किसी एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास मतलब KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनता है, जिसमें एमाइड की अपेक्षा एक कार्बन कम होता है। यह अभिक्रिया एमाइड से ऐसा प्राथमिक एमीन बनाने में उपयोगी है जिसे एमाइड की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम हो। तो एमाइड क्या है, ये CH3CONH2, ये एमाइड का सूत्र हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये कास्टिक पोटास 4 मॉलिक्यूल KOH, ये CH3NH2 मेथिलेमिन, तो ये तीनों की क्रिया कराएंगे, एमाइड की, ब्रोमीन की और कास्टिक पोटास की क्रिया कराएंगे तो मेथिलेमिन बनेगा,
और यहाँ का 2 पोटेशियम और 2 ब्रोमीन निकल गए। फिर एक यहाँ 4 पोटेशियम तो 2 पोटेशियम ये और CO और ये ऑक्सीजन मिलके पोटेशियम कार्बोनेट और जल का एक मॉलिक्यूल निकल गया। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड। नेक्स्ट है नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित कहते हैं। अतः विलयन की नॉर्मलता कैपिटल N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ये हो गया अब नॉर्मलता की परिभाषा। इसका मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक बटे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इसका हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है समप्रासी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं। ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब क्या होते हैं? समान होते हैं, समप्रासी विलयन कहलाते हैं। समप्रासी विलयनों में विलेय के मोलर सांद्रण समान होते हैं तथा समप्रासी विलयनों को एक दूसरे के अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर प्राशन क्रिया नहीं होती है। समप्रासी विलयनों के लिए W1/M1 W2/M2 यानी यहाँ लिख सकते हैं हम N1 = N2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक चालकता को परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए। तो किसी विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम अणुभार, कोई विद्युत अपघट्ट है तो उसका 1 ग्राम V घन सेंटीमीटर विलयन में घोलने पर जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी चालकता आणविक या मोलर चालकता कहलाती है। उन सभी की चालकता को आणविक या आणविक चालकता को मोलर चालकता भी कहते हैं। तो आणविक चालकता या मोलर चालकता कहलाती है। इसे म्यू या लैम्डा m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा m बराबर K/V। ये हो जाएगा आणविक चालकता की परिभाषा और सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण क्या है, समझाइए। उत्तर, लोहे पर जंग लगने क्रिया को रोकने के लिए उस पर जिंक की तह लगाई जाती है। यह प्रक्रम गैल्वेनीकरण कहलाती है। गैल्वेनाइज आयरन के जिंक फिल्म के ऊपर भास्मिक जिंक कार्बोनेट ZnCO3 या जिंक OH की आदर्श सतह होती है, जिसके कारण गैल्वेनाइज्ड आयरन की चमक कायम रहती है। तो क्या है, लोहे को जंग से रोकने के लिए, संक्षारण से रोकने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं? जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कर लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि का मान पूर्णांक, भिन्नात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता को जिस घात से दर्शाया जाता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। माना कोई अभिक्रिया है जिसके अभिकारक A और B है जो C में बदल रहे हैं। तो A का सांद्रण स्मॉल a, B का सांद्रण B है, तो इसको अभिक्रिया की दर लिख सकते हैं K की पावर B, A का सांद्रण और B का सांद्रण, जहाँ A + B जो है ये क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई लिखिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया दर स्थिरांक क्या है? मोल प्रति लीटर बटे समय और 1/मोल प्रति लीटर ये है। तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? सेकेंड इनवर्स। तो ये पूरा लिखेंगे। और द्वितीय कोटि के लिए क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स बटे सांद्रता की घात 2, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स
मोल लीटर इनवर्स की पावर 2, इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, या लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, ये बोल सकते हैं। तो ये हो गया प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विक लवण किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो द्विक लवण वे योगात्मक यौगिक होते हैं, योगात्मक जब योगात्मक यौगिक होते हैं तो क्या है, द्विक लवण वे योगात्मक यौगिक हैं जो ठोस अवस्था में ही स्थायी होते हैं परंतु विलयन अवस्था में अपने अवयवों में टूट जाते हैं। इन यौगिकों में अवयवी पदार्थों के मूल गुण समाप्त नहीं होते। तो द्विक लवण क्या है, जो दो लवण मिलकर यौगिक बनाते हैं उन्हें द्विक लवण कहते हैं। ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में इनका अस्तित्व होता है, लेकिन विलयन में किसी विलयन में घोल दिया जाए तो वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। जैसे हो जाएगा KCl MgCl2 डॉट C6H2O, या दूसरा लिख सकते हैं K2SO4 Al2SO4 का, इसमें नहीं आएगा, हम बता दे रहे हैं। फिटकिरी क्या है, जैसा एक ही हो गया, दूसरा फिटकिरी, दूसरा क्या है, फिटकिरी भी। तो द्विक लवण का एक उदाहरण ये होगा कार्निलाइट, और दूसरा लिख सकते हैं फिटकिरी K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 22H2O, एक ये हो जाएगा। तो कार्निलाइट और फिटकिरी ये द्विक लवण के क्या हैं, उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेटेड समावता के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। हाइड्रेटेड समावता, तो हाइड्रेटेड मतलब क्या है, जल को ही हाइड्रेटेड कहते हैं। तो जब किसी समकुल यौगिक में क्या होता है, हाइड्रोजन अणु का क्या होता है, कभी अंदर तो कभी बाहर उसको दर्शाया जाता है। इस प्रकार की पाई जाने वाली समावता को हाइड्रेटेड समावता कहते हैं। चलो देखते हैं, जब जल का अणु किसी संकुल में उपसंयोजक मंडल के अंदर और बाहर विभिन्न प्रकार से विद्यमान रहता है तब हाइड्रेटेड समावता प्रदर्शित होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CONH3 का होल 4 H2O Cl और Cl2। तो यहाँ देखो 2 Cl बाहर है और एक जल का अणु अंदर है, इसमें एक Cl अंदर हो गया और जल का अणु बाहर हो गया। तो यहाँ जल का अणु बाहर है, अंदर है, और इधर बाहर हो गया। इस प्रकार की पाई जाने वाली समावता को क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड समावता, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिक के नाम, IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम क्या है, CONH3 का होल 6 Cl3। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। फिर K2PtCl का 6, तो यहाँ आ जाएगा पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट, क्योंकि ये पोटेशियम प्लस और ये संकुल माइनस चला जाएगा। जब संकुल माइनस हो जाता है तो केंद्रीय धातु आयन के साथ 8 जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट। इसकी ऑक्सीजन क्लोरीन की -1 होती है, तो 6 क्लोरीन है तो -6 हो जाएगी, और पोटेशियम की कितनी होती है, +1। 2 पोटेशियम है तो +2 हो जाएगी, 6 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग क्या है, पहला सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। तो सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल के खाद्य पदार्थ संरक्षण में होता है। दूसरा अम्ल और इसके कुछ लवण जैसे पूर्तिरोधी के रूप में सोडियम बेंजोएट खांसी की दवा के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन कौन से आ जाता है आपका, फार्मिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल को खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो यह फार्मिक अम्ल का भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके उपयोग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, कारण दीजिए। तो एथिल एमीन एल्किल मूलक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई प्रभाव डालता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ जाती है। क्या होता है, जो एथिल एमीन होते हैं वो नाइट्रोजन परमाणु में क्या होते हैं, प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। अब प्लस आई प्रभाव दर्शाने के कारण क्या होते हैं, इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है, संख्या बढ़ जाती है। क्षार क्या होते हैं, जो जितना ज़्यादा एकाकी इलेक्ट्रॉन योगदान से कर सकता है उतना ज़्यादा ही क्या होगा, वो क्षारीय होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन योग की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यह प्रोटॉन के साथ सरलता से संयोग कर लेता है। इसी कारण एथिल एमीन क्या होते हैं, अमोनिया से अधिक क्षारीय होती हैं। एथिल एमीन में क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में बढ़ जाने के कारण ये क्या हो जाता है, अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। कैसे, जैसे एमीन का ये है, अब एमीन का सूत्र होता है, ये एथ क्या है, NH3 अमोनिया है, और एथिलीन का सूत्र क्या है, C2H5 NH2। तो इसमें क्या होता है, ये एथिल एमीन क्या होता है, एथेन जुड़ जाता है, C2H5 जुड़ जाने के कारण इसमें क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये अधिक क्षारीय है। तो ये सूत्र में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों? तो संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इन धातुओं में रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता और परिवर्ती संयोजकता व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने के कारण स्थायी माध्यमिक यौगिक या संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। अतः यह निम्न सक्रियण ऊर्जा के विकल्प प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये अभिक्रिया के लिए आवश्यक पृष्ठ या सतह प्रदान करती है, जिससे अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होकर क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो इसका कारण संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक है, इसका वजह यही है कि संक्रमण तत्व क्या करते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और ये दूसरे यौगिक से आसानी से क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं। क्रिया करके उन्हें क्रिया करने में एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा प्रदान करते हैं, और सक्रियण ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या होते हैं, ये प्रदान कर सकते हैं, इसलिए क्या कर बनाते हैं, ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी अभिक्रिया को सतह प्रदान करते हैं, इसलिए क्या ये भी क्या है, उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका वजह है रिक्त डी ऑर्बिटल एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट अभिक्रिया क्या, जब CHCl3 क्लोरोफॉर्म या C6H6 बेंजीन में विलेय हाइड्रोजोइक अम्ल की मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। तो क्या है, ये एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजोइक N3H, एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो यहाँ का CH3 और यहाँ का एक नाइट्रोजन यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन CH3NH2 बनाते हैं, और ये CO2 बाहर निकल जाता है और दो नाइट्रोजन यहाँ निकल जाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, इस प्रकार से इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, स्मिट अभिक्रिया। दूसरा, आप इधर क्या है, CH3 की जगह क्या ले सकते हैं, बेंजीन ले लें, तो बेंजीन का C6H5, बेंजीन का ले सकते हैं C6H5 और COH और HN3 से क्रिया कराएंगे, तो यहाँ बेंजीन लेंगे तो बेंजीन निकलेगा। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण सेतु क्या है, इसके दो कार्य लिखिए। तो लवण सेतु क्या है, इसके दो, लवण सेतु क्या है, लवण सेतु क्या है, इसके दो कार्य लिखिए। तो उत्तर, लवण सेतु
जिसे साल्ट ब्रिज इंग्लिश में बोलते हैं, KCl या KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम सल्फेट तथा अगर अगर विलयन की जेली से भरी हुई यू आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। तो ये क्या होती है, कांच की एक यू आकार की नली होती है जिसमें KCl या KNO3 या सोडियम सल्फेट या अगर अगर का जेली जैसे विलयन भरा होता है, जिसे लवण सेतु कहते हैं। इसके कार्य क्या है, इसके द्वारा दो विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क होता है तथा विद्युत परिपथ पूर्ण होता है। दूसरा कार्य, इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते। और तीसरा, दोनों विलयन की विद्युतीय उदासीनता बनाए रखता है। तो ये क्या कहता है, ये दोनों विलयनों को आपस में जोड़ के रखता है, लेकिन मिलाने से उनको आपस में संपर्क में रखता है, लेकिन मिलने से रोकता है। यही लवण सेतु के क्या है, कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक